आप गुलिस्तान न्यूज़ के जम्मू स्टूडियो में आप सबका खुश आमदीद। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं ज़ुहर लोलावी। प्रोग्राम अब तक की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर हमसाया मुल्क पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 4 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है, जबकि 20 से ज़ायद जख्मी बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमसाया मुल्क पाकिस्तान से, जहाँ पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बम धमाका हुआ है और जिसके नतीजे में 4 लोगों की अभी तक मौत वाक़ा हो चुकी है, जबकि 20 से ज़ायद लोग जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। और बताया जा रहा है कि नामालूम हमला आवरों की तरफ से ये बम धमाका हुआ है, जिसके बाद वहाँ पर तलाशी कार्रवाई चलाई गई और नामालूम हमला आवरों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबा में एक बाजार के पास ज़ोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई, 20 दीगर अफराद शदीद तौर पर जख्मी हैं। बलूचिस्तान के कल्ला अब्दुल्ला ज़िला की जब्बार मार्केट में ये वाक़ा पेश आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि आसपास जो इमारत उसको भी बाहरी नुकसान पहुंचा है। धमाके के बाद लोगों में ज़बरदस्त अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया और कई दुकानें जो है वो मुनहदम भी हो गई है और कई दुकानों में आग भी लगी है। धमाका के बाद नामालूम हमलावरों और FC एहलकारों के दरमियान थोड़ी देर बताया जा रहा है कि गोलीबारी भी उसके बाद हुई। धमाके के बाद अब इलाके को सील कर दिया गया। तलाश मुहिम आखिरी ज़मीन तक जारी थी, साथ ही इलाके को खाली भी कर दिया गया है। जख्मियों में बताया जा रहा है कि एक कबायली बुजुर्ग भी है और सिक्योरिटी गार्ड और कई दीगर लोग भी शामिल हैं जो इस हमले में जख्मी हुए हैं। ये धमाका खजदार ज़िला के नाल इलाके में बताया जा रहा है कि शदीद इस दौरान बाद में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में बगावत थम नहीं रही है। बलूच रहनुमा मुसलसल पाकिस्तानी हुकूमत और फ़ौज के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और बलूचिस्तान के लिए वो अलग मुल्क बनाने की मांग कर रहे हैं। और इस हवाले से आज बलूचिस्तान में ये धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 4 लोगों की मौत, जबकि 20 से ज़ायद लोग जो है वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पे उनका इलाज जारी है। आगे बढ़ते हैं, बात पाकिस्तान की हो रही है तो बात अमेरिका की भी आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर तबाही मची है। खतरनाक तूफान अमेरिका में आया है, जिसके नतीजे में 25 से ज़ायद लोग हलाक हो चुके हैं, जबकि कई लोग सैकड़ों की तादाद में बेघर हो गए हैं। 100 से लेकर 200 घर जो है वो इस तूफान में तबाह बर्बाद हो चुके हैं, जिसके नतीजे में कई लोगों को नकल मकानी भी करनी पड़ी और 27 लोगों ने, माफ़ कीजिएगा 25 लोगों ने जान भी गंवा दी है और कई लोग जो है वो ज़ख्मी भी बताई जा रही है। अमेरिकी रियासतों मैसूरी, केंटकी और वर्जीनिया में शदीद तूफान के बायस 25 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। इस खौफनाक तूफान में मकानात और कारोबारी इदारे तबाह हो गए हैं। लाखों लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद बिजली भी मुनक़ता हुई है। और इस हवाले से बताया जा रहा है कि इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 अफराद हलाक हुए। ताहम मैसूरी हुकाम ने बताया कि वहाँ पर भी 7 हलाक हुए हैं। केंटी के रियासत में 18 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि मैसूरी में 7 और वर्जीनिया में भी 2 अफराद हलाक हुए हैं। इस तूफ़ान की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बड़े पैमाने पर लोगों की जानें चली गई है। इस खौफनाक तूफ़ान ने इलाके के 100 से 200 मकानात को भी तबाह किया है और बड़े पैमाने पर वहाँ अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया है। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 30 सालों से जो इस इलाके में तामीर किया गया था वो सब कुछ तबाह हो चुका है। बेरहम तूफ़ान ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है, जिसकी वजह से वहाँ लोगों में उनको नकल मकानी भी करनी पड़ी और ड्रोन फुटेज में साफ तौर पर तबाही के मंजर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कई घर इसकी चपेट में आए हैं, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, तहस नहस ये पूरा इलाका हो चुका है और
तकरीबन 1,80,000 से ज़्यादा लोग अपने घरों में बिजली से भी महरूम हो चुके हैं, लेकिन 100 से 200 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से लोग जो है वो नकल मकानी पर भी मजबूर हुए हैं। ताहम अभी भी मौसम ख़राब रहने का इम्कान है और जिस वजह से मज़ीद तूफ़ान या मौसम मज़ीद बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से अमेरिका के लोगों को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फ़िलहाल खबर ये है कि तूफ़ान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में 25 से ज़ायद लोगों की मौत वाक़ा हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, बात अब भारत की करते हैं और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है। असल में ये मामला था हिंदुस्तान में पनाह हासिल करने के हवाले से। एक शहरी ने, जो गैर मुल्की शहरी है, उसने अदालत में दरख्वास्त की थी कि वो अपने मुल्क में गैर महफूज है। श्रीलंका का वो शहरी था और कहा था कि वो उसे अब हिंदुस्तान में पनाह चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह कर दिया कि हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है जहां कहीं से भी कोई आए और यहां पर पनाह ले। उन्होंने कहा कि ये कोई धर्मशाला नहीं है और जिसके बाद ये जो श्रीलंका का शहरी था, इसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत उस्मा ने एक गैर मुल्की शख्स के ज़रिए हिंदुस्तान में पनाह हासिल करने के लिए दाखिल की गई अर्जी ये कहते हुए खारिज कर दिया कि हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है। दरअसल एक श्रीलंकाई शहरी ने हिंदुस्तान में पनाह के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। उसके वकील का कहना था कि श्रीलंका में उसकी जान को खतरा है। श्रीलंकाई शहरी वीज़ा पर हिंदुस्तान आया था, लेकिन गुज़िश्ता 3 सालों से वो गैरकानूनी सरगर्मी रोकथाम एक्ट के तहत जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के विनोद चंद्रन के बेंच ने श्रीलंकाई शहरी की अर्जी पर समाअत की। बेंच ने इस दौरान कहा कि हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ दुनिया भर से पनाह गज़ीनों को रखा जा सके। श्रीलंकाई शहरी को 2015 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलनाडु LTTE से मुंसलिक होने के शक में गिरफ्तार किया गया था। LTTE एक वक्त श्रीलंका में फाल दहशत ऑर्गेनाइजेशन था और बहरहाल श्रीलंकाई शहरी की अर्जी पर समाअत करती हुई जस्टिस दीपांकर ने सवाल किया कि क्या हिंदुस्तान को दुनिया भर से पनाह गज़ीनों की मेज़बानी करनी है। उन्होंने कहा कि हम 140 करोड़ लोगों के साथ जदोजहद पहले ही कर रहे हैं। ये कोई धर्मशाला नहीं कि हम हर जगह से गैर मुल्की शहरियों का इस्तकबाल कर सके। अदालत ने पूछा कि आखिर इससे हिंदुस्तान में रहने का क्या हक है। इस पर अर्जी दहिंदा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो पनाह गज़ीन है और अपने मुल्क में उसकी जान को खतरा है। वकील ने अदालत को मुतल्ला किया कि श्रीलंकाई तमिल वीज़ा लेकर हिंदुस्तान आया था, उसके बीवी और बच्चे हिंदुस्तान में बस गए हैं। वो तकरीबन 3 सालों से हिरासत में और जलावतनी का अमल शुरू नहीं हुआ। अर्जी दहिंदा के वकील ने आइन के आर्टिकल 21 और 19 का हवाला दिया। इस पर अदालत ने वाज़ह किया कि आर्टिकल 19 सिर्फ हिंदुस्तानी शहरियों के लिए हैं, गैर मुल्की शहरी इसके दायरे में नहीं आते। साथ ही अदालत उज़्मा के श्रीलंकाई शहरी किसी दीगर मुल्क में पनाह लेने की कोशिश करे और फ़िलहाल ये अर्जी मुस्तरद कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है जहां कहीं से भी कोई आए और यहां वो पनाह ले। उन्होंने कहा कि यहाँ की 140 करोड़ आबादी उस वाले से पहले ही जदोजहद चल रही है, इसलिए ये कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी गैर मुल्की शहरी आकर यहाँ बस जाए। बात गैर मुल्की शहरियों के हवाले से हो रही है तो बात उन लोगों की भी करते हैं जो हिंदुस्तान में हैं लेकिन गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, चाहे वो म्यांमार के शहरी हो या बांग्लादेश के शहरी। लेकिन हुकूमत ने अब इनके खिलाफ नकेल कसी है और वजारत दाखिला ने 30 दिनों की डेडलाइन इन लोगों के लिए मुकर्रर कर दी है। सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को हिदायत दी गई है कि जो भी गैर कानूनी तारकीन वतन, चाहे वो म्यांमार से हो, बांग्लादेश से हो, कहा कि इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाए। अगर इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है तो ही इन्हें यहाँ रहने दिया जाए और अगर कोई बगैर दस्तावेज़ात, बगैर डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे रह रहा है तो उसके लिए उसे मुल्क बदर किया जाएगा।
ये बड़ा फैसला। मरकजी वज़रात दाखिला ने सभी रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को बांग्लादेश और म्यांमार से गैर कानूनी तारकीन वतन की तस्दीक के लिए 1 माह की डेडलाइन दी है। वज़ारत दाखिला ने बांग्लादेश और म्यांमार से आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन जो हिंदुस्तानी शहरी होने का दावा करते हैं उनके सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए 30 दिन की आखिरी तारीख मुकर्रर की है। अगर 30 दिन की मुद्दत के बाद उनके दस्तावेज़ात की तस्दीक नहीं होती तो उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाएगा। जारी करदा हिदायत के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से कहा कि वो गैर कानूनी तारकीन वतन का पता लगाने, उनकी शनाख्त और मुल्क बदर करने के लिए अपने कानूनी इख्तियारात का इस्तेमाल करें। उनसे यह भी कहा गया कि वो ज़िली सतह पर काफ़ी हिरासती मराकज़ कायम करें ताकि लोगों को मुल्क बदरी तक रखा जा सके। यह हिदायत बांग्लादेश और म्यांमार से गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ मरकज़ी हुकूमत की नई मुहिम का हिस्सा है। यह हिदायत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आसाम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल डीजी है उनको भी जारी की गई है और कहा गया है कि 30 दिनों के अंदर अंदर इनकी डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है कि 30 दिनों के अंदर अंदर अगर इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं तो ठीक है, अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो उन्हें मुल्क बदर किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात मुल्क की हो रही है तो बात जम्मू कश्मीर की भी करेंगे और आपको बता दें कि गुज़श्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती और मौजूदा वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला के दरमियान सोशल मीडिया पर बहस मुबासे का सिलसिला जारी है, वार पलटवार का सिलसिला जारी है और मामला अब 4000 साबिक़ फौजियों की तैनाती का है और इस पर आज साबिक़ वज़ीर-ए-आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने सवालात उठाए। महबूबा मुफ्ती ने इन 4000 साबिक़ फौजियों की तैनाती का मामला उठाया और वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला से अपील की कि इस मामले पर नज़रसानी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पहले ही जम्मू कश्मीर बेरोज़गारी के बहरान से निमट रहा है, बेरोज़गारी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस हवाले से इस मामले पर ये जो तैनाती है 4000 साबिक़ फ़ौजी एहलकारों की, उस पर उन्होंने वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला से कहा है कि वो इसकी नज़रसानी करे क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा मामला जो है वो बेरोज़गारी का है। कई नौजवान बेरोज़गार है जो अब मुख्तलिफ कामों में मुब्तला हुए हैं और इस हवाले से जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर-ए-आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने एनसी हुकूमत से पहलगाम हमले के बाद 4000 साबिक़ फौजियों को सरकारी तनसीबात की हिफाजत पर मामूर करने के फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा किया। महबूबा मुफ्ती का कहना था कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला को इस हवाले से बाज़ाब्ता ख़त लिखकर इस फैसले पर दोबारा गौर करने की अपील की है। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि साबिक़ फौजियों के लिए मेरे दिल में इज़्ज़त और इंतहाई शुक्रगुजारी के बावजूद हम जम्मू कश्मीर के लाखों नौजवानों की बढ़ती हुई बेरोज़गारी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये मसला महज माशी नहीं बल्कि एक समाजी हंगामी सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तालीम याफ्ता नौजवानों को रोज़गार के महदूद मौके मैसर है और शदीद मायूसी के बायस कई नौजवान नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं जब कुछ खुदकुशी जैसे इंतहाई इकदाम की तरफ भी माइल हो रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें उनके मुस्तकबिल का ख्याल रखते हुए उन बेरोज़गार नौजवानों की मदद करनी चाहिए। आपको याद होगा कि गुज़श्ता हफ्ते जम्मू कश्मीर हुकूमत ने सैनिक बोर्ड की उस तजवीज़ को मंजूर किया था जिसमें साबिक़ फौजियों को अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए तैनात करने का मनसूबा पेश किया गया था और इसी पर वज़ीर-ए-आला साबिक़ वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला से उन्होंने नज़रसानी की अपील की है। कहा कि इस मामले पर नज़रसानी की जाए। ये जो 4000 साबिक़ फौजियों की तैनाती का मामला है क्योंकि जम्मू कश्मीर में लाखों की तादाद में नौजवान बेरोज़गार है, दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, बात LG इंतज़ामिया की भी करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तश्कील 9 दी है और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 9 मुमताज़ शख्सियात को 3 साल के लिए मेंबर के तौर पर नामज़द किया गया है। बोर्ड की तश्कील 9 की मंजूरी का नोटिफिकेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जारी किया है जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी है। 9 अरकान में सौदा मूर्ति, स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरिजी महाराज, डॉक्टर अशोक बान, बलेश्वर राय, गंजन राणा, डॉक्टर के तलवार, कलभूषण आहूजा, ललित बासन और
सुरेश कुमार शर्मा शामिल है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ वफूद ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पार्टी हेडक्वार्टर पर मुलाकात की। वफूद ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अवाम को दरपेश मुतअद्दिद मुश्किलात से आगाह किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वफूद को यकीन दिलाया कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत पार्टी मंशूर में किए गए तमाम वादों को पूरा करने के लिए पुरज़म है और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट हाजी अली मोहम्मद सागर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल, सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर और मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली रिटायर्ड जस्टिस हसन मसूदी, एडवोकेट शमीमा फिरदौस, सलमान अली सागर, एहसन परदेसी और ख़वातीन विंग की सूबाई सदर इंजीनियर सुबैया कादरी और DDC मेंबर लोलाब नासिर लोन भी मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के सरकर्दा दीनी और सियासी रहनुमा और कश्मीर के साबिक मीर वैस मौलवी मोहम्मद फारूक की 35वें बरसी के मौके पर श्रीनगर के गंज बख्श पार्क नौहट्टा में ब्लड डोनेशन कैंप का इनकाद अमल में लाया गया। ये कैंप मीर वैस फाउंडेशन और निजी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के बाहमी इश्तराक से मुनक़्क़द किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप में मीर वैस कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने खून का अतिया पेश किया और मुंतज़मीन के मुताबिक कैंप के दौरान तकरीबन 150 पॉइंट्स खून का अतिया जमा किया गया, जो अवामी सेहत और एमरजेंसी तबी खिदमात के दौरान लोगों की जान बचाने का काम आ सकता है। कैंप में मुख्तलिफ तालीमी इदारों से वाबस्ता तलबा और तालिबात की खासी तादाद के अलावा मुख्तलिफ तबकाई फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत करके समाजी ज़िम्मेदारी और खिदमत खल्क़ का मुज़ाहिरा किया। महकमा यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स ज़िला डोडा की जानिब से बलीसा में 14 साल से कम उम्र लड़कियों के लिए एक शानदार स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल और कबड्डी जैसे मुख्तलिफ खेलों का एहतमाम किया गया। इस इवेंट का मकसद नौजवान लड़कियों को खेलों में हिस्सा लेने का मौका फराहम करना था और उनकी सलाहियतों को उजागर करना था। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स ऑफिसर डोडा ने तालिबात को बेहतरीन कारकर्दगी पर उनकी कारकर्दगी को उन्होंने सराहा है। लड़कियों ने भी अपने ख्यालात का इजहार करके कहा कि डर को पीछे छोड़ना होगा और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालना होगा। मेरा नाम है हादिया कौसर और मैं मिडिल स्कूल सोती से हूँ और मैं यहाँ पर अभी जो खेलने आई हूँ और जैसा हमसे अभी पूछा गया कि माँ बाप अपने बच्चियों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस तरह हमें सपोर्ट किया जा रहा है, हमें आगे बढ़ने दिया जा रहा है, उसी तरह हर एक बच्ची को आगे बढ़ने दे। उसको यहाँ तक आएगी, कल आज यहाँ है कल वहाँ होगी, वहाँ से कहाँ तक जाएगी बच्ची, वो सोच भी नहीं पाएंगे कि हमारी बच्ची कहाँ पहुँच गई और कहाँ थी। वो मतलब ऐसा ये जो दिमाग में बसा रखा है, बच्ची है पराए घर की है, पूरा निकाल दो, सब कचरा है, पूरा कचरा दिमाग में रखा है, उसको साफ करो और ऐसे लड़की को सपोर्ट करो, लड़की को आगे बढ़ने दो, क्योंकि लड़की बहुत कुछ कर सकती है। अभी बच्ची है, वो है, ये है, समाज बातें करता है, वो बातें करता है, सबके मुंह बंद करो, क्योंकि जब तक बच्ची को मौका नहीं दिया जाएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। मेरा नाम शीबा परवीन है और मैं जो है वो CSAM यानी कि कैप्टन संजय आर्य मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल के लोहद्रान से बिलोंग करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, आज का जो ये प्रोग्राम था द्वारा डिपार्टमेंट सर्विस यूथ एंड स्पोर्ट्स, तो मैं इनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी कि इन्होंने जो है हमें एक मौका दिया कि हम पार्टिसिपेट कर पाएँ यहाँ पे। और ख़ास करके जो है हमारी जो यहाँ पे ऐसे मतलब एक बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पे जो है मतलब हमें उतना मौका नहीं मिलता है। तो पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का। ये जैसे आज गर्ल्स का यहाँ अंडर 14 और अंडर 17 एज ग्रुप, हमारे 2 एज ग्रुप हैं, इनका एक्टिविटी चल रही है मुख्तलिफ इवेंट्स में। ऐसे ही हमारे डिस्ट्रिक्ट में 10 जोन है, इस वक्त 10 के 10 जोन बिजी हैं एक्टिविटीज़ में। तो ये इससे पहले हमारे स्कूल लेवल पर
यही इवेंट हुए हैं जिसको हम इंटरमोडल कहते हैं। इंटरमोडल मीन्स स्कूल के डोडा बलेसा के फरीदिया मॉडल हाई स्कूल में मरहूम मोहम्मद शरीफ मुगल की याद में एक मुबासे का इनेकाद किया गया। तकरीब का अहतमाम जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने किया, जिसका मकसद खित्ते में प्राइमरी तालीम को फ़रोग देने के तरीक़ों पर गौर फिक्र करना था। तकरीब में इलाके के मुतअद्दिद उसातिज़ा, प्रोफेसर, सियासतदानों, सहाफ़ियों और समाजी कारकुनों ने भी शिरकत की। ये बलेसा में अपनी नवीयत का पहला प्रोग्राम था जो प्राइमरी तालीम के फ़रोग पर मरकूज़ था और मकामी बरादरी की जानिब से इसे भरपूर पजीराई भी मिली। कि हम हैं कि हमारे आप फिक्रमंद हैं कि हमारे हम बच्चों को बात है कि वो अपने शौहर को कैसे रख रखाव में रखती है, और एक औरत की बेपर्दगी में मर्द की बेगैरती सामने हाकिम बनाया। पहले जब बेटियां अच्छी बनेगी तो फिर वो कहते अच्छी माएँ बनेगी। आज का जो प्रोग्राम हुआ वो प्राइमरी एजुकेशन इन फोकस हमारा टॉपिक था, और इसमें प्राइमरी एजुकेशन के अंदर क्या कमियां हैं और खासतौर से रूरल एरियाज के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो उस्ताद किराम की कमी है, उसके बावजूद भी हमने उन्हीं वसाइल के अंदर काम करते हुए इस प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देना है। और सारे उस्ताद किराम जितने भी यहाँ पे जमा हुए थे उन सभी ने ये अहद किया आज कि आज हम NEP 2020 के जरिए जो भी उसमें स्कीम बताई गई है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और इलाका ब्लेस के अंदर जो प्राइमरी एजुकेशन के अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपको ये बताना चाहूँगा, मुख्तसर से अल्फाज में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये हमारा बैनर आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। हमारे एक जोनल प्रेसिडेंट है मोहम्मद शरीफ मुगल साहब, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को अपलिफ्ट करने में अपना कलीदी किरदार निभाया, और उनके पास स्किल्स थे, मेथड्स थे, टैलेंट था। उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है प्राइमरी एजुकेशन, और प्राइमरी एजुकेशन जो है वही फाउंडेशन होती है। जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक आज के प्रोग्राम की गर्जोगायत है, वो आज हमने अपने जो जोनल प्रेसिडेंट इस जहान फ़ानी को खैरबाद कह गए थे, मोहतरम मोहम्मद शरीफ मुगल साहब, उनको खराज अकीदत पेश करना था। और आज हमने मौजू चुना था क्योंकि मोहम्मद शरीफ मुगल साहब बजाते खुद एक प्राइमरी स्कूल टीचर थे और जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के एक जांबाज सिपाही थे। और जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के सिर्फ दो मकासद, एक है वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट और दूसरा है वेलफेयर ऑफ टीचर। और इसमें भी हम प्रायोरिटी जो हमेशा बच्चे को देते हैं, बच्चे की फलाह व बहबूद के लिए बच्चे। तहसील सरनकोट के फजलाबाद इलाके में वाक़ा सरकारी राशन डिपो की खस्ताहाली ने मकामी लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। इमारत की बोसुदगी न सिर्फ सार्फिन को परेशान कर रही है बल्कि किसी बड़े हादसे का खदशा भी पैदा हो चुका है। मुकामी लोगों का कहना है कि डिपो की इमारत इस कदर ख़राब हो चुकी है कि अंदर महफूज राशन में रेत, कंकर और दीगर गैर मयारी अशिया बआसानी शामिल हो जाती है, जिससे न सिर्फ राशन ख़राब हो जाता है बल्कि आवाम की सेहत को भी ख़तरात लाहक है। सार्फिन ने इल्ज़ाम आयद किया कि इस गैर महफूज इमारत में रोज़मर्रा राशन का ज़ख़ीरा किया जाता है जो कई बार ख़राब हालत में फ़राहम किया जाता है। मकामी अवाम ने ज़िला इंतज़ामिया से पुरज़ोर मुतालबा किया कि या तो मौजूदा इमारत की फ़ौरी मरम्मत की जाए या एक नई महफूज इमारत तामीर की जाए ताकि राशन महफूज और साफ़ सुथरे अंदाज में अवाम तक पहुँच सके। आपको बता दें कि लोगों ने इस हवाले से कहा कि अगरचे कई बार उन्होंने इंतज़ामिया तक भी ये बात कई बार इंतज़ामिया तक भी ये बात पहुंचाई, लेकिन आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। और गुज़िश्ता कई सालों से ये जो खस्ता हाली का शिकार राशन डिपो है, यहीं से उन्हें राशन वो हासिल कर रहे हैं, जिस वजह से लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अगरचे उन्होंने कई बार ये मुतालबा ज़िला इंतज़ामिया के साथ उठाया, तहसील इंतज़ामिया के साथ भी उठाया, लेकिन आज तक इसमें उनकी तरफ से कोई मुदाखलत नहीं हुई, जिसकी वजह से लोग मजबूर हुए और उन्होंने अब ज़िला इंतज़ामिया से मुदाखलत की अपील की। मोहम्मद रियाज, मैं एक्स सरपंच हूँ फजलाबाद लोरबी। इस वक्त हम स्टोर डिपो पर आए हैं। सरकारी डिपो है, सेलमैन है यहाँ पर राशन लेने के लिए। तो ये मकान की अफ्तर हालत है, ऊपर से पूरी रेत और बजरी है इसमें, चावल में और इसमें ये गेहूँ में गिरती है। ये खाने के काबिल नहीं है, कोई आदमी यहाँ नीचे आके मर जाएगा।
इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको किसी अच्छी जगह शिफ्ट करें। राशन बिल्कुल सही मिलता है, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई ज़्यादा पैसे नहीं लेता। एक कुछ लोग हैं जिनको कुछ मिलता नहीं है, वो लोग ऐसे करते हैं, बाकी कोई कंप्लेंट नहीं है। फजलाबाद छोटे से लेके बड़े किसी से भी पूछो, कोई कंप्लेंट नहीं है। हम ये कहेंगे कि दूसरी जगह शिफ्ट करें। बहुत डेंजरस है, ये बहुत ख़तरे वाली है, इसमें किसी आदमी का नुकसान हो जाएगा। एक्यू बेग, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और इस वक्त मैं फजलाबाद मल्ला मरगा में मौजूद हूँ, जहाँ पे हमारा डिपो है। और ये डिपो पूरी फजलाबाद 4 पंचायतों पे मुश्तमिल है। और पिछले दिनों लोगों की कुछ कंप्लेंट आ रही थी कि ये राशन डिपो जो है, जब ये राशन आता है तो इसमें कंकर होते हैं, इसमें बजरी होती है, इसमें रेत होती है, तो लोगों को इसमें बड़ी दिक्कत परेशानी का सामना है। तो जब मैं यहाँ आया और चेयरमैन से मैंने दरियाफ़त किया कि मैंने कहा ये कंप्लेंट क्यों आ रही है, तो उन्होंने कहा कि दुकानों की बहुत खस्ता हालत है, ये थोड़ा दिखाएं आप। तो इसलिए ये दुकानों का ये सिलसिला है कि ये बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं। और ओनर ऑफ लैंड की ये उनका भी ये कहना है कि 19 साल हो गए उन्होंने यहाँ काम किया, तो उनका भी सरकार के साथ मुतालबा है। और दूसरी बात कि उनका जो यहाँ उनको जो किराया मिलना था वो भी अभी तक उनको किराया नहीं दिया गया। तो हमारी सरकार से गुजारिश है या तो इसको मेंटेन किया जाए। बीजेपी यूनिट अनंतनाग की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर एक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर, रफ़ीक अहमद वानी और दीगर लीडरान के अलावा पार्टी कारकुनों की एक बड़ी तादाद शिरकत की। इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर में अफवाज की कारकर्दगी को भी सराहा गया और उन्हें सलाम पेश किया गया। एक आवाज में भारत माता की मुसलमान, सिख, ईसाई हम सब भारतीय हैं, आपस में भाई भाई है, किसी भी सूरत में डिवीजन होने नहीं देंगे। आज भारत का मुसलमान हो, भारत का हिंदू हो, भारत का सिख हो, ईसाई हो, सब ने एक साथ मिलकर भारतीय फौज के साथ शाना बाना खड़े हुए। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दी कि उनकी कल्पना से बढ़कर उनको सजा दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर ज़िला शुपियां में भी जश्न मनाने और मुल्क से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कारकुनों ने एक तिरंगा रैली निकाली। ये रैली बीजेपी के ज़िला सदर राजा वसीम, ज़िला प्रभारी शुपियां साजिद रैना, यूथ लीडर शाहनवाज अहमद की मौजूदगी में निकाली गई। तिरंगा रैली ये हम डेडिकेट करते हैं अपने वीर जवानों को, उन जवानों को जो देश की रक्षा करते हैं। अगर देश में कोई टेरर अटैक होता है तो दहशतगर्दों को पनाह देने वाली जगह को भी वो मिटा देते हैं। तो हमें फ़ख्र है अपने फौज पे, हमें फ़ख्र है अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस पे, हमें इंडियन सिक्योरिटी पे फ़ख्र है। कश्मीर भारत का अटूट अंग है। 22 अप्रैल को जो दुर्घटना, 22 अप्रैल को जो कायराना हरकत की थी आतंकवादियों ने, ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम उनके घर में घुस के उनके ठिकानों को हमने तबाह किया। आज की रैली का मकसद सिर्फ यही था कि हम अप्रिशिएट करें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो सरहद पे बैठ के हमारी रक्षा करती है, और जब देश के लिए जान मांगने की बात आती है तो वो अपनी जान निशावर करते हैं। आज मैं आपके माध्यम से शोपियान के सभी लोगों को, इज्जतदार लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि 22 अप्रैल को जब पहलगाम में कायराना हमला हुआ था तो शोपियान के लोग सड़कों पे आए और उस कायराना हरकत के खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने साफ तौर पे वाज़ेह कर दिया कि जम्मू कश्मीर के लोग टेररिज्म के बिल्कुल खिलाफ हैं, हम टेररिज्म को यहाँ पनपने नहीं देंगे। तहसीलदार गांधरबल की निगरानी में आज जिला गांधरबल के तुलबाग इलाके में एक बड़ी इंसदाद तजावुज़ात मुहिम चलाई गई, जिसके नतीजे में 1.5 कनाल सरकारी अराजी को काचराई के तौर पर हासिल कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक बाज़याब्त की गई ज़मीन गैरकानूनी कब्जे में थी और इसे ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सरकारी अराजी को तजावुज़ात से वापस लेने की जारी कोशिशों के हिस्से के तौर पर वागुज़ार कराया गया। ये मुहिम पुरअमन तरीके से और मकामी पुलिस और महकमा रेवेन्यू के अमले के ताउन से चलाई गई।
नाम मोहम्मद हनीफ भट्ट रोजान खनहरन गांधरबलस मं जनाब यह रात शाम लोगन हवा तेज हवा कोरन तो सह बून तो या डिप्टी कमिश्नर पूंछ ने आज पूंछ के सहाफ़ी बरादरी के साथ एक इजलास की सदारत की। इस इजलास का मकसद ज़िले इंतज़ामिया और मीडिया के दरमियान हम आहंगी को मजबूत बनाना और सहाफ़ियों को दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू करना था। इजलास के दौरान ज़िला जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नियाज शाह ने सहाफ़ी की सलामती और फलाह बहबूद से मुतल्लिक़ कई अहम मसाइल उजागर किए। उनके मुतालबात में हसास और हाई रिस्क इलाकों में रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया एहलकारों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट की फराहमी सरफहरिस्त थी। नियाज शाह ने सहाफ़ियों के लिए बैंकिंग सपोर्ट और दीगर लॉजिस्टिक्स सहूलियात को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया ताकि उनके पेशवराना उमूर को मज़ीद मुनज़्ज़म और आसान बनाया जा सके। उन्होंने एमरजेंसी और फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान बरवक़्त राब्ते और ताउन को यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया और मीडिया के दरमियान बेहतर रवाबित की भी ताकीद की। डिप्टी कमिश्नर ने एसोसिएशन को यकीन दिलाया कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से लिया गया है और मुतल्लिका हुकाम तक उन मुतालबात को पहुँचाने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने आज़ाद और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त के लिए एक महफूज और मुआविन माहौल की फराहमी के अज़म का भी इआदा किया। डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने पुंछ की मीडिया फैटर्निटी के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की है जो काबिल सराहना कदम है। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के माबैन जो ये कशीदगी हुई और उस वक्त जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर काम किया और ख़ास तौर पर हमारी इंडियन आर्मी ने काम किया, हमारी सेनाओं ने काम किया और उसके साथ साथ हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं, हमारे मीडिया पर्सन हैं, वो हर जगह पर मौजूद रहे। इवन के हमारे जो कुछ मीडिया पर्सन हैं उन्होंने लोगों को रेस्क्यू करने के लिए काम किया और शेल जो है वो हमारे कुछ मीडिया पर्सन्स के घरों पर भी पड़े, उनके गिरदोनवा में भी पड़े और यहाँ से सटीक और सही जो रिपोर्टिंग है वो सभी जो हमारे मीडिया कर्मचारी हैं वो करते रहे। और इसी बीच में जो है ये आज मीटिंग यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी हुई है। इसमें जो कई सारे अहम मुद्दों पर भी हमने डिप्टी कमिश्नर से बात की है। ख़ास तौर पर हमने उनसे जो है वो कुछ लाइफ सेविंग जो जैकेट, हेलमेट वगैरह है या जो फर्स्ट एड किट है उसके मुतल्लिक बात की है और प्रेस क्लब वगैरह के मुतल्लिक बात की है। जर्नलिस्ट की सेफ्टी के लिए, इंश्योरेंस के लिए, इस तरह की कुछ डिमांड्स जो हैं वो हमारी तरफ से रखी गई हैं जिन पर डिप्टी कमिश्नर ने यकीन दहानी करवाई है कि इन मुद्दों पर गौर किया जाएगा और इनको पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ हमने और भी कई मुतालबात उनके सामने रखे और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिलाया है कि मीडिया के साथ मिलजुल कर आगे भी काम किया जाएगा और हम भी इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से, इस सरहदी इलाके से पूरे हिंदुस्तान में हम ये पैगाम भी देना चाहते हैं कि पुंछ में जहाँ आपसी भाईचारा, मोहब्बत और अखुवत से लोग रहते हैं और किसी भी मुश्किल घड़ी में जहाँ मिलजुल कर वो काम करते हैं, ऐसी सूरत हाल में मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन। तहसील सरनकोट के गांव साइला कोमारा से मिलाने वाला पुल जो कि लाखों रुपए की लागत से तामीर किया गया था, ताहाल आवाम के लिए मुकम्मल तौर पर फाल नहीं है। पुल तक अप्रोच रोड नामुकम्मल है जिसकी वजह से मुकामी बाशिंदों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों का कहना है कि रेत और तामीराती सामान की गैर कानूनी तिजारत, ब्लैक मार्केटिंग में मुलव्वस बासर अफराद और ठेकेदार अप्रोच रोड की तकमील में जानबूझकर रुकावटें डाल रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान जब बहुत से लोग अपने आबाई गाँव को वापस जा रहे थे तो उन्हें इस पुल को अबूर करते हुए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने अब ज़िला इंतज़ामिया पुंछ और हुकूमत से अपील की है कि पुल तक पहुँचने वाली अप्रोच रोड को फौरी मुकम्मल तौर पर उसे मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। जो सड़क है साला कुमाड़ा PMJSY के तहत जो बन रही है ये मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही है। इसका भी 2016 से स्टैंडर्ड लगा था और आज तक इसका फर्स्ट फेज़ अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ और रोड की खस्ता हालत है। जो काम फर्स्ट फेज़ का हुआ था वो भी पूरे का पूरा लगभग डैमेज हो चुका है। जो रिपेयर नहीं होगा, अगर वो कंप्लीट नहीं होगा तो डैमेज ही होगा। आप देखें कि आज जैसे ये सिस्टम हालात बने जो इंडिया और पाकिस्तान के, काफ़ी लोग जो है इसमें पुंछ शहर से, राजौरी शहर से या जो दिगर इलाका जात से जो लोग अपने अपने एरिया में महफूज जगह पे वो गए, तो हमारे माड़ा के लोग भी जो है वो खोखर और मुगल, दो माड़ा यहाँ पे लगभग 12-13 हज़ार की आबादी है यहाँ पर। ये लोग भी अपने वहाँ से वो ठिकाना छोड़कर अपने इस सेफ जगह पे आए, लेकिन इनको जब ये सैला पहुँचे तो सैला से आगे इनको इतनी बड़ी परेशानी हुई कि ये अपने घर तक पहुँचते पहुँचते इनको 2-2, 3-3 घंटे लग गए पैदल चलते हुए। और जो रोड का काम तो हुआ है, पुल का भी हो गया है, लेकिन उसमें जो पुल की जो अप्रोच हैं
वो मैंने पिछली बार मैंने व्हाट्सएप मैसेज भी किए, मैंने वीडियोज़ भी ऐसी एग्जिन सबको भेजी। उन्होंने मुझे ये आश्वासन भी दिलवाया कि हम फिल फॉर जो है विद इन द डेज इसको हम कंप्लीट करके तो हम इसको पूरा करेंगे, जो अप्रोचेज इसकी हैं तो उसको हम थ्रो करेंगे। लेकिन वो भी अभी तक नहीं हुआ। उसका टेंडर था एक 11,92,000 का टेंडर लगा था उसको कंप्लीट करने का, उसका भी कोई बताता नहीं है वो लगा है या किसको मिला है किसको नहीं मिला है। कोई इस पर तवज्जो नहीं देना सरकार दे रही है, ना जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो उसको तवज्जो दे रहा है। बेसिकली ये है, मुझे ये लगता है कि इसमें मिली भगत लगती है कि कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो जितना भी जो रिवर बेड मटेरियल होता है, रेता बजरी होती है, पत्थर होते हैं, वो वहाँ से रात के अंधेरे में जो है वहाँ से उसका जो है वो माफिया बना हुआ है जो वहाँ से स्मगलिंग करते हैं उसकी और बेचते हैं वो। और डिपार्टमेंट बिल्कुल बाज़ाब्ता मिला हुआ है, तभी वो जो है बीच में से एक अप्रोच अब देखेंगे वहाँ पर एक अप्रोच में एक रास्ता बना हुआ है, वो रास्ता वहाँ से ट्रक गुजरते हैं, ट्रालियाँ गुजरती हैं उसको। हिंद पाक कशीदगी और भारत की जानिब से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज पुंछ ज़िला में भी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को खोल दिया गया और एक मरतबा फिर अमन के साथ स्कूली तलबा और तालिबात खुशी खुशी स्कूलों को वापस लौटे। स्कूल खोलने के साथ ही हालिया पाकिस्तान की बिला इश्ताल फायरिंग के नतीजे में शहीद होने वाले मासूम तलबा को आज उनके स्कूल में खराज अकीदत पेश किया गया। ये तलबा पाकिस्तान की जानिब से होने वाली फायरिंग का निशाना बने थे, जबकि वो अपने रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब आँखों में बसाई तालीम हासिल करने जा रही थी। शुहदा के अहलखाना, उसातिज़ा, ज़िला इंतज़ामिया और मकामी अफराद की मौजूदगी में स्कूल को बाकायदा तौर पर दोबारा खोला गया। इस मौके पर एक ताज़ीती तकरीब मुनक़्क़द की गई जिसमें शहीद बच्चों की कुर्बानी को याद करते हुए उनकी याद में शम्मा रोशन की गई और 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पूंछ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वो उन नन्हे बच्चों की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेंगे, उनका ख्वाब पूरा करेंगे और तालीम का चिराग बुझने नहीं देंगे। बता दें कि 7 मई को हिंद पाक कशीदगी के बाद जहां पूरे जम्मू कश्मीर में हालात कशीदा हो गए थे, वहीं पुंछ ज़िला में भी पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से 14 अफराद मारे गए थे। इस दौरान 5 दर्जन से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए थे और लोगों ने पुंछ शहर को छोड़कर महफूज मकामात पर पनाह ली थी, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सीज़ फायर माहिदा हुआ और जम्मू कश्मीर आहिस्ता आहिस्ता अमन की तरफ बढ़ा और जिसके नतीजे में आज हालात मामूल पर आने के बाद सरकार की जानिब से तमाम सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारों को तदरीस व दरस व तदरीस के लिए खोल दिया गया। मेरा नाम गुरमीत सिंह है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुंछ में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और हमारी पढ़ाई में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। साथ में ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन होनी चाहिए थी जो नहीं हुई है। तो अब हमारे स्कूल खुल गए। हमारे यहाँ के 3 बच्चों का जो हमें लॉस हुआ है, जो डोंगस महल्ले के थे, हमारे क्रेड स्कूल में पढ़ते थे, वो हमें उनका काफ़ी दुख है। तो आज से पढ़ाई स्टार्ट हो गया। सोबिया बशीर। जैसे कि हमने मतलब ये जो रिसेंट फायरिंग हुई है 7 मई को, जैसे ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ, उसी दिन हमने सुबह के टाइम पे अपने मतलब स्कूल के 3 स्टूडेंट्स को लॉस कर दिया इस मतलब इस इंसिडेंट में। और मतलब ये सिर्फ एक लॉस हमारे स्कूल के लिए नहीं, ये पूरे पुंछ के लिए है, उन फैमिली के लिए। मतलब उन फैमिली को पता है कि उनके लिए इस टाइम पे ये टफ, मतलब ये मोमेंट उनके लिए कितना टफ है, कितना मतलब मुश्किल से ये चीज़ हैंडल कर रहे हैं। मतलब लाइक जो जैन और जोया उर्वा की मम्मा थे, लाइक उन्होंने किस तरह स्ट्रॉन्ग मतलब अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग रखा कि उन्होंने अपने 2 बच्चों को मतलब बच्चों का जनाजा करवा के और साथ मतलब अपने हस्बैंड के साथ यहाँ से जम्मू चले गए। लाइक मतलब सल्यूट है उस माँ, मतलब उस माँ को कि जिसने मतलब इतना ब्रेव मोमेंट रखा। मैंने अपने 2019 में अपने भाई को खोया था इसी शेलिंग के दौरान में 3 दिसंबर को, वो भी इसी स्कूल का स्टूडेंट था। बट वो चीज़ मतलब जिस फैमिली का ये लॉस जाता है ना, उसके लिए ज़िंदगी भर की जंग होती है, चाहे ये जंग एंड हो जाए ना हो, वो उनके लिए मैटर नहीं करता। जब जिनका बच्चा मतलब जिनके कज़न्स जो भी भाई बहन जो भी होते हैं, उनके लिए ज़िंदगी भर की जंग हो जाती है। वो मतलब इस चीज़ को सहना बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम के लिए। और हम ये बस यही चाहते हैं कि ये जो जंग है ये ख़त्म हो जाए, लाइक ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि इस चीज़ में लोग मरते हैं, मतलब वो जाने जाती है, भाई जाते हैं। नाम गुरमनप्रीत सिंह। हाँ, आज जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हुई थी 7 मई को, उसके बाद आज क्राइस्ट स्कूल पुंछ जो हमारा एक कैंपस है डुंगस कैंपस, वो आज रीओपन हुआ है। आज हम स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, हम पुंछ के लोगों के लिए कोई बहुत खुशी की सुबह नहीं है, एक बहुत ही गमगीन सुबह है। क्योंकि हमने जिस कैंपस में हम खड़े, इस कैंपस में पढ़ते 3 मासूम जाने खोई हैं, चाहे वो उर्वा और जैन हो या फिर विहान हो। और उसके अलावा
हमारे पूरे पुंछ से तकरीबन 15 से 16 जाने गई हैं। स्कूल काफ़ी देर बाद खुले हैं शेलिंग के बाद, और डेफिनेटली इसके बाद बहुत लॉस हुआ है जो कि वापस नहीं आ सकता। हमारे 3 स्टूडेंट्स हमारे साथ नहीं हैं आज, जो कि फर्स्ट डे ऑफ शेलिंग में ही दे लॉस्ट देयर लाइव्स, और उनकी फैमिली को भी शायद उनमें से एक के फादर को कल पता चला है कि उनके बच्चे नहीं हैं। और इससे पहले भी 2019 में आई थिंक हमारी एक क्लास फेलो, उसका ब्रदर शोएब बंड चाचा का, वो उस टाइम उसकी डेथ हुई थी। वैष्णवी शर्मा। और हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल में मतलब हम लोग कितना अच्छे से मतलब स्कूल में पढ़ते हैं, पर जैसे जिस तरह से ये वॉर हुई उस तरह से सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हमारे स्कूल की 3 लाइफ्स जो थी दे वो इनोसेंट, उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं था लेकिन फिर भी उनकी लाइफ जो है वो चली गई। तो वॉर कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप किसी चीज़ को निपटा सकते हैं। हमें मतलब पीस, अगर पीस चाहिए तो वॉर की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड वॉर इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे चलिए, अब तक प्रोग्राम में फ़िलहाल आज इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहुल ओलाबी को इजाज़त दीजिए इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।